इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले योद्धा ने मुगल सल्तनत की जड़ें हिला दी, कैसे मुगलों का घमंड, उनकी ताकत और उनका तख्त सब कुछ धूल में मिला दिया गया। दिल्ली दरबार ने बुंदेलखंड को रौंदने भेजा, अपना सबसे ताकतवर सेनापति और इतिहास की सबसे बड़ी बेइज्जती। देखिए कैसे स्वाभिमान, विश्वासघात और प्रतिशोध की आग ने मुगल बादशाहत को टक्कर दी। यह सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि यह मुगल घमंड के पतन की गवाही थी। तो फिर शुरू करते हैं। राजा छत्रसाल बुंदेला का जन्म 1649 में महोबा में हुआ था। वह बुंदेला राजवंश से संबंधित थे, जो ओरछा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी वीरता और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता चंपत राय बुंदेला एक प्रभावशाली बुंदेला सरदार थे, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया था। चंपत राय बुंदेला का संघर्ष विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल में सामने आया, जब मुगलों ने बुंदेलखंड में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। चंपत राय बुंदेला ने औरंगजेब के अधीन मुगल फौजदारों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1661 के आसपास मुगल सेनाओं ने एक घातक अभियान चलाकर उन्हें मार डाला। जब राजा छत्रसाल के पिता की हत्या हुई, उस समय राजा छत्रसाल की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुगल ताकतवर थे और बुंदेला परिवार को निशाना बनाया जा रहा था। युवा छत्रसाल ने इस कठिन समय में अपने परिवार और कुछ विश्वासपात्रों के साथ दक्षिण की ओर यात्रा की। उन्होंने कई वर्षों तक दक्षिण भारत में मराठों की सैन्य छावनियों में समय बिताया। यहां पर उन्होंने युद्ध नीति, प्रशासनिक ढांचा और गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सीखीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सेनापतियों से उन्होंने सीधा संवाद किया और मराठों की रणनीति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में सेना का संचालन किया जाता है, रसद की व्यवस्था होती है और खुले युद्ध की जगह छापामार प्रणाली से दुश्मन को थकाया जाता है। 1670 के दशक के प्रारंभ में, जब मुगल सत्ता का विस्तार तेज हो रहा था और औरंगजेब दक्षिण भारत में अभियान चला रहा था, तब राजा छत्रसाल ने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने क्षेत्र बुंदेलखंड लौटकर संघर्ष शुरू करना होगा। 1671 में जब वह 22 वर्ष के थे, तब उन्होंने बुंदेलखंड लौटकर मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उनके पास उस समय केवल 5 घुड़सवार और 25 तलवारधारी सैनिक थे। यह एक छोटा समूह था, लेकिन रणनीति स्पष्ट थी: खुले युद्ध से बचना और मुगल महसूल चौकियों, सैन्य टुकड़ियों और कर वसूली केंद्रों पर छापामार हमले करना। राजा छत्रसाल ने अपने अभियान की शुरुआत महोबा, बांदा और पन्ना के सीमांत क्षेत्रों से की। उन्होंने जंगलों और पहाड़ी दर्रों में ठिकाने बनाए। स्थानीय लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और धीरे धीरे उन्हें ग्रामीण समुदायों का समर्थन मिलने लगा। गांवों में उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनने लगी जो मुगल अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। 1680 तक राजा छत्रसाल ने अपने नियंत्रण में कई छोटे किले और चौकियां स्थापित कर ली थीं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं को नियुक्त किया, जो कर संग्रह करते, सैन्य व्यवस्था चलाते और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करते। उन्होंने अपनी सेना में स्थानीय युवकों को भर्ती करना शुरू किया, जो तलवार और धनुष चलाने में कुशल थे। राजा छत्रसाल ने अपने अभियान के लिए एक स्पष्ट नीति अपनाई: कोई भी मुगल महसूल अधिकारी या वह जो मुगल शासन की सेवा करता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 1680 से 1700 के बीच राजा छत्रसाल ने ओरछा, झांसी, कालिंजर, महोबा और पन्ना के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगलों ने कई बार उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजा छत्रसाल ने अपने क्षेत्र, जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर मुगल सेना को थका दिया और घेराबंदी को विफल किया। उन्होंने स्थायी चौकियां बनाई, घोड़ा पालन और अनाज भंडारण की व्यवस्था की और धीरे धीरे अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। 1700 के दशक की शुरुआत में राजा छत्रसाल ने अपने राज्य को और व्यवस्थित बनाना शुरू किया। उन्होंने पन्ना को प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, जहां से वह कर प्रणाली, सैन्य संचालन और कानूनी निर्णयों को नियंत्रित करते थे। उनके राज्य में अब लगभग 150 से अधिक गांव शामिल थे और उनकी सेनाएं अब संगठित रूप में काम करने लगी थीं। 1720 के दशक तक राजा छत्रसाल ने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था।
उन्होंने न तो दिल्ली दरबार को कर देना स्वीकार किया और न ही मुगल प्रशासन की कोई आज्ञा मानी। पन्ना, बांदा, महोबा, अजयगढ़ और आसपास के क्षेत्र अब सीधे उनके नियंत्रण में थे। इस समय तक बुंदेलखंड में मुगल शासन केवल कागजों में ही था, जमीनी हकीकत में पूरा क्षेत्र राजा छत्रसाल के नियंत्रण में था। 1728 के दिसंबर महीने में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बुंदेलखंड को दोबारा मुगल अधीनता में लाने का आदेश दिया। इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था मोहम्मद खान बंगश, जो एक अफगान मूल का सैन्य सरदार था और फर्रुखाबाद में अपनी निजी शक्ति का केंद्र स्थापित कर चुका था। बंगश के पास लगभग 30,000 की सेना थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपची और रसद संभालने वाले दस्ते शामिल थे। उसने 3 दिशाओं से बुंदेलखंड में कूच किया, कालिंजर, पन्ना और खुद जैतपुर की ओर। उसका मुख्य निशाना राजा छत्रसाल का किला था। 10 दिसंबर 1728 तक बंगश की सेना जैतपुर पहुंच चुकी थी। उसने 3 दिशाओं से घेराबंदी की। उत्तर दिशा से तोपें तैनात की गईं, पश्चिम दिशा से रसद और मार्गों को बंद कर दिया गया और दक्षिण दिशा से जंगलों को घेरकर वहां तेज घुड़सवारों को तैनात कर दिया गया। किले के भीतर लगभग 4,000 सैनिक थे। रसद केवल 20 दिन की बची थी और पानी के सोर्स भी दुश्मन के कब्जे में जा चुका था। बंगश की घेराबंदी केवल एक बाहरी युद्ध नहीं थी, यह एक आंतरिक परीक्षा भी थी, जिसमें राजा छत्रसाल को अपनी ही धरती के लोगों की निष्ठा परखनी पड़ी। जैसे जैसे बंगश की सेना ने बुंदेलखंड को चारों ओर से घेरा और रसद के मार्ग बंद किए, वैसे वैसे कुछ पुरानी मित्रताएं और सहयोग धूमिल होने लगे। युद्ध की आग में कई जमींदारों, सीमांत सरदारों और ग्राम प्रधानों की आत्मा पिघलने लगी और वे वही रास्ता चुने जो इतिहास में हमेशा गद्दारी कहलाया है। कुछ ने बंगश के दूतों से गुप्त रूप से संपर्क साधा। किसी ने अपने गांव का नक्शा मुगल शिविर तक पहुंचाया, तो किसी ने जंगलों की पगडंडियों और छिपे हुए जलस्रोतों की जानकारी मुगलों को दे दी। बदले में उन्हें जागीर, धन या मुगल संरक्षण का झूठा वादा मिला। राजा छत्रसाल इन घटनाओं से अनजान नहीं थे। वह जानते थे कि संकट के समय ही असली मित्र और साथी में अंतर दिखता है। लेकिन उन्होंने सब्र रखा। उन्होंने युद्ध से पहले अंदर की सफाई नहीं की, क्योंकि उनके लिए उस समय बुंदेलखंड की रक्षा पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने अपने पुराने मित्र को याद किया और 12 दिसंबर को राजा छत्रसाल ने एक दूत को पेशवा बाजीराव के पास भेजा, जो रास्ते में पकड़ा गया और मार डाला गया। फिर एक अन्य दूत व्यापारी के वेश में भेजा गया, जो जंगलों और घाटियों को पार करता हुआ जनवरी 1729 के पहले सप्ताह में पुणे पहुंचा। उसके पास राजा छत्रसाल का पत्र था, जिसमें लिखा था, मित्र बाजीराव, मैं उसी दशा में हूं जैसे हाथी मगरमच्छ के फंसने पर होता है। मेरी जाति नाश की ओर है। आओ और मेरी रक्षा करो। पेशवा बाजीराव ने बिना विलंब के तुरंत योजना बनाई। 20,000 घुड़सवार तैयार हुए। रसद, तोपखाना और अधिकारी नियत हुए। मराठा सेना ने बुरहानपुर, कालपी और झांसी मार्ग से प्रवेश किया। उन्होंने बंगश की रसद चौकियों को नष्ट करना शुरू किया। अनाज के गोदाम जलाए गए, चारा रोका गया, हथियारों की आपूर्ति बंद की गई। उसी दौरान जब जैतपुर का युद्ध अपने चरम पर था और बंगश की सेना रसद और मनोबल दोनों के संकट में घिरी हुई थी, तभी बंगश ने एक आखिरी कूटनीतिक चाल चलने का प्रयास किया। उसने एक गुप्त दूत के माध्यम से राजा छत्रसाल के पास संदेश भेजा, एक संधि प्रस्ताव जो ऊपर से आकर्षक लेकिन भीतर से एक गहरी साजिश थी। इस पत्र में बंगश ने राजा छत्रसाल को यह प्रस्ताव दिया कि यदि वह मराठों से अपना गठबंधन समाप्त कर दें और बुंदेलखंड में अकेले शासन करने का मार्ग चुने, तो बंगश घेराबंदी तुरंत हटा लेगा। साथ ही उसने यह वादा भी किया कि बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र उन्हें स्थायी रूप से सौंप दिए जाएंगे और मुगल दरबार से उन्हें मान्यता भी दिलवाई जाएगी। यह प्रस्ताव दरअसल बंगश की बढ़ती हताशा का परिणाम था। वह भली भांति समझ चुका था कि राजा छत्रसाल और पेशवा बाजीराव की संयुक्त शक्ति को सैन्य बल से परास्त करना अब संभव नहीं रहा। वह अब युद्ध के मैदान से नहीं, चालबाजी के माध्यम से विजय की उम्मीद कर रहा था। लेकिन राजा छत्रसाल ने इस प्रस्ताव को पढ़ते ही अस्वीकार कर दिया। राजा छत्रसाल जानते थे
कि यदि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वह बुंदेलखंड की आत्मा को गिरवी रख देंगे। उन्होंने इसे एक ऐसा विश्वासघात माना जिससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा बल्कि समूचे बुंदेला वंश की स्वतंत्रता संकल्पना पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उन्होंने तुरंत संदेशवाहक को वापस लौटा दिया और अपने सेनापतियों को आदेश दिया, अब यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि उस मर्यादा और आत्मगौरव के लिए है जो पीढ़ियों से हमने जिया है। इस फैसले ने बंगश की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया। फरवरी के अंत तक बंगश की सेना संकट में आ चुकी थी। पानी, भोजन और गोला बारूद की भारी कमी थी। सैनिकों में असंतोष बढ़ा। मार्च के पहले सप्ताह में पेशवा बाजीराव ने बंगश की छावनी पर सीधा हमला किया। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए, रसद केंद्र ध्वस्त हो गया और बंगश जैतपुर की पहाड़ियों की ओर भाग गया। उधर किले में बंद राजा छत्रसाल ने भी अब बाहर निकलकर हमला बोला। बुंदेला और मराठा सेनाओं ने मिलकर मुगल सेना को पूरी तरह घेर लिया। बंगश ने 20 मार्च को आत्मसमर्पण की शर्त भेजी कि उसे और उसकी सेना को सुरक्षित जाने दिया जाए। शर्त यह रखी गई कि वह दोबारा बुंदेलखंड नहीं लौटेगा। 28 मार्च 1729 को बंगश की सेना पीछे हटी और कालपी मार्ग से क्षेत्र छोड़ दिया। बंगश की वापसी के बाद बुंदेलखंड में 3 महीने की घेराबंदी और संघर्ष का अंत हुआ। राजा छत्रसाल ने किले से बाहर निकलकर अपने प्रमुख सेनापतियों को आदेश दिया कि बंगश द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को तुरंत वापस लिया जाए। पन्ना, कालिंजर और बांधा की चौकियां फिर से बुंदेला नियंत्रण में आईं। मुगल प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी या तो भाग गए या पकड़े गए। जैतपुर की हार के बाद मोहम्मद खान बंगश जैसे तैसे अपनी बची खुची सेना के साथ फर्रुखाबाद लौटा। लेकिन अब वह वही सेनापति नहीं रह गया था जिसकी वीरता और शक्ति की चर्चा दिल्ली दरबार में होती थी। उसकी पराजय ने न केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य साख को गहरी ठेस पहुंचाई बल्कि व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रतिष्ठा भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। दिल्ली दरबार में उसकी वापसी का स्वागत नहीं हुआ, न कोई सम्मान न कोई पूछ। कई दरबारी उसे बुंदेलखंड की विफलता का जिम्मेदार ठहराने लगे। बुंदेलखंड की असफलता को एक ऐसे सैन्य कलंक के रूप में देखा गया जिससे मुगल प्रतिष्ठा को भारी क्षति हुई थी। इसके बाद बंगश ने दोबारा किसी भी बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व नहीं किया। उसकी शक्ति अब केवल कागजों में सीमित रह गई थी और फर्रुखाबाद में भी उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। बुंदेलखंड से मिली हार ने उसकी सैनिक महत्वाकांक्षा को जड़ से काट दिया था। अब तक जिसे केवल एक विद्रोही या स्थानीय सरदार के रूप में देखा जाता था, उसे अब एक पूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। बंगश जैसे सेनानायक की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि बुंदेलखंड अब केवल प्रशासनिक संकट नहीं था बल्कि वहां एक संगठित, स्वाभिमानी और शक्तिशाली सत्ता उभर चुकी थी जो मुगल आदेशों को मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दरबारी इतिहासकारों और समकालीन मुगल रिकॉर्डों में संकेत मिलता है कि दिल्ली दरबार ने उस समय बुंदेलखंड में नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए किसी नए सेनापति को भेजने की योजना भी बनाई थी। जीत के बाद राजा छत्रसाल ने वह मौन तोड़ा जो उन्होंने जानबूझकर साधा था। जैसे ही बुंदेलखंड स्वतंत्र हुआ और जैतपुर की दीवारों पर मराठा ध्वज फहराया गया, पन्ना में एक विशेष दरबार बुलाई गई। वहां उन लोगों की सूची प्रस्तुत की गई जिन्होंने युद्ध के समय मुगल सेना से संधि की थी या उनका साथ दिया था। ये वे नाम थे जो कभी राजा छत्रसाल के साथ भोजन करते थे, युद्धों में साथ खड़े रहते थे, लेकिन संकट की घड़ी में दुश्मन के सामने झुक गए थे। फैसला कठोर था लेकिन न्यायपूर्ण। कुछ की जागीरें जब्त कर ली गईं, कुछ की भूमि पर राज्य का अधिकार लागू हुआ। कई गद्दारों को उनके पूरे परिवार सहित बंदी बनाकर पन्ना लाया गया और वहां उन्हें दरबार में खड़ा कर सबके सामने उनके कृत्य पढ़े गए। कुछ को कारागार में डाल दिया गया, कुछ को सार्वजनिक रूप से दंड दिया गया ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि देश के साथ द्रोह करने का परिणाम क्या होता है। राजा छत्रसाल ने यह कदम किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत नहीं उठाया। जो उन्हें भीतर से खोखला करेंगे उनके लिए इस भूमि में कोई स्थान नहीं रहेगा। इसके बाद राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से जैतपुर में भेंट की। इस भेंट में उन्होंने न केवल अपनी आभार व्यक्त की बल्कि एक बड़ा राजनीतिक फैसला भी लिया। उन्होंने अपनी रियासत के एक बड़े हिस्से को पेशवा बाजीराव को भेंट स्वरूप देने का निर्णय लिया।
इसमें झांसी, सागर, कालपी और आसपास के दर्जनों गांव शामिल थे। इसके अतिरिक्त पन्ना के पास की हीरों की खदानें भी मराठों के नियंत्रण में दी गईं, जो बाद में मराठा खजाने की एक बड़ी आर्थिक रीढ़ बनी। मराठा सेनाएं अब बुंदेलखंड में स्थायी रूप से उपस्थित रहने लगी। उन्होंने प्रशासनिक चौकियां स्थापित की, वसूली व्यवस्था लागू की और वहां के स्थानीय सरदारों से संधियां की। पेशवा बाजीराव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बुंदेलखंड को मध्य भारत में मराठा साम्राज्य का प्रवेश द्वार बना दिया। बंगाल, अवध और इलाहाबाद की दिशा में सैन्य मार्ग अब मराठों के लिए खुल गए थे। राजा छत्रसाल ने शेष जीवन पन्ना में ही बिताया। उन्होंने शासन व्यवस्था को फिर से संगठित किया और मराठों के साथ संबंध बनाए रखा। 1731 में उनका देहांत हुआ। उनकी मृत्यु के बाद पन्ना की गद्दी उनके पुत्र राजा हरिदास को मिली, जबकि मराठों को जो क्षेत्र सौंपे गए थे वहां उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। पेशवा बाजीराव और राजा छत्रसाल के गठबंधन के बाद बुंदेलखंड में मराठा प्रभाव तेजी से बढ़ा। पेशवा बाजीराव ने स्थानीय मराठा सरदारों को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी और कालपी, झांसी, सागर जैसे क्षेत्रों में चौकियां स्थापित की। बुंदेलखंड अब दो भागों में बंटा था, पन्ना रियासत राजा हरिदास के अधीन और मराठा नियंत्रित क्षेत्र। दोनों के बीच कोई टकराव नहीं हुआ। मराठों ने झांसी में किला बनाकर गंगा यमुना दोआब की दिशा में सैन्य निगरानी शुरू की और बुंदेलखंड से होकर बिहार बंगाल तक सैन्य अभियान चलाए। 1740 तक बुंदेलखंड न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी मराठा साम्राज्य का अभिन्न अंग बन चुका था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।